हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए वैदिक संस्कृत एक इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में यानी पेट के जो है सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक। यहाँ से हर साल सवाल बनते हैं पेपर में, यानी जब भी पेट का एग्ज़ाम होता है यहाँ से सवाल पूछा जाता है पेपर में। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे और वैदिक संस्कृत से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा साथियों, आपके सिलेबस में जो है यानी पेट के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कवर कर लिया है। अब आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास का जो सवाल पूछा जाता है 5 अंक का जो है सवाल पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर इन सारे टॉपिक से सवाल बनते हैं। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, आज हम लोग वैदिक संस्कृत कवर करने वाले हैं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सब लोग आंसर करेंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब करें आप लोग। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। आप लोग आंसर कर सकते हो इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे जौ, गेहूं और चावल, इन तीनों फसलों का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को था। लेकिन दोस्तों ये जो तंबाकू है, तंबाकू का ज्ञान जो है बिल्कुल नहीं था वैदिक काल के लोगों के पास। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, वैदिक काल में जो है लोग मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और जौ जैसी फसलों का खेती करते थे। तो आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तंबाकू। अगला सवाल देखें यहाँ पर आपका सवाल नंबर 2। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। यहाँ पर भी आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का, बताएं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर साथियों आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो है वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है श्रमण नाम से जाना जाता था। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर रहा आपके सामने, जवाब करें। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। सवाल नंबर 3 का आंसर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है किसे माना जाता है? साथियों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है दोस्तों आपका शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका दिया है सामवेद। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका दिया है सामवेद। दोस्तों याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं और सबसे प्राचीनतम वेद किसे कहा जाता है दोस्तों? ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीनतम वेद की संज्ञा दी गई है। बात करें दोस्तों सामवेद की, आप सभी को पता होगा सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखें यहाँ पर, सवाल नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है कौन सा है? बताएं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें ऑप्शंस को और आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है कौन सा है? चलिए सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताएं। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं।
चलिए प्रयास करिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, सही क्रम कौन सा है। आप कहोगे सर सबसे पहले जो है वेद आता है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद जो है आपका उपनिषद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, आप कहोगे सर पहले आपका वेद हो गया, उसके बाद ब्राह्मण हो गया, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद आपका उपनिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। जो भी साथी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीट प्लस पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर 6 कहता है वेदों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीनतम वेद की संज्ञा दी गई है, सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। सवाल नंबर 7वां कहता है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से जो है त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। ये भी सवाल दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए कौन से 3 वेद जो है संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। अब जो भी साथी यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है संयुक्त रूप से वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। भारत के राष्ट्रपति में जो है प्रमुखता होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। साथियों आपसे सीधा सवाल पेपर में पूछता है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, और ये इसका आंसर जो है सभी को पता होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से जो है दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। सवाल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। बताएं सवाल नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा साथियों याद रखें आप लोग, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों का जीवन यापन मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पशुपालन। अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने आपको बताया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि साम का दोस्तों अर्थ ही होता है क्या, गान यानी गायन करना। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रथम विधि निर्माता जो है कौन है, बताएं। मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और यहाँ पर दिया है आपका सेल्यूकस। बताएं यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या है, जवाब करें। प्रथम विधि निर्माता जो है किसे माना जाता है। मनु को, चाणक्य को, चंद्रगुप्त को और यहाँ पर दिया आपका सेल्यूकस को। तो आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास करें। चलिए तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य मनु को जो है दोस्तों प्रथम विधि निर्माता की संज्ञा दी गई है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, आंसर करें। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है कौन सा है। महाभारत, भागवत पुराण, गीता गोविंद, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है आपका कौन सा है, बताएं। सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल नंबर 13। ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गौधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
बताइए सवाल नंबर यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, या आप कह सकते हो प्रमुख स्रोत क्या है। चलिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो आपका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ए और बी दोनों, यानी गौधन और भूमि। तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, बताएं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 7वें, 8वें, 9वें और आपका दिया है 10वें। सवाल नंबर 14 का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें सब लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताएं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। 18, 19, 20, 21। सभी को पता होगा सवाल नंबर 15 है और बेसिक सा सवाल है। सभी साथी जानते होंगे भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, हम लोग यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है, 18 है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, बताएं। चलिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 16 का। अब जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। आप कहोगे सर प्रकृति का, यानी नेचर का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। और आपका रहा 17 नंबर का क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। चलिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सभी को पता होगा इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सबको पता भी होना चाहिए। आप लोग लूसेंट की तो किताब उठाओगे तो स्टार्टिंग में जो है ये आपका दिया है। ठीक है, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। बताइए सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो ये दोस्तों आपका ज्यामिति से संबंधित है। विकल्प आपका ए बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखें आप लोग यहाँ पर। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मृतम गमय कहाँ से लिया गया है। उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। बताइए आपका यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिएगा, चलिए ध्यान से सवाल को देखें और आंसर देने का प्रयास करें। ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है, ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है। आप कहोगे सर ये जो है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन से उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद से। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद से जो है उपनिषद से लिया गया है ये आपका श्लोक। अगला सवाल देखें, आर्य जो है भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, बताएं। चलिए, आर्य जो है भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे। समतल में, और यहाँ पर दिया प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पाटलिपुत्र में। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या है इस सवाल के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है बाहर से आने वाले आर्य यानी इंडो आर्यंस जो है सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट। वेदों को जो है अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 22 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप लोग प्रयास कर सकते हो, सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
चलिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो है वेदों की रचना जो है पुरुष के द्वारा नहीं करी गई है, बल्कि इसकी रचना जो है देवताओं के द्वारा करी गई है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बताएं। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? सवाल नंबर यहाँ पर 23 का आंसर करें सभी साथी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अक्षपाद गौतम। ठीक है, इन्हें जो है कड़ाद भी कहा जाता है। क्या? अक्षपाद गौतम को जो है कड़ाद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैशेषिक दर्शन जो है एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणाली है जिसकी स्थापना जो है महर्षि कड़ाद या आप कह सकते हो अक्षपाद गौतम ने की थी। साथियों, इस दर्शन में जो है पदार्थ, गुण, क्रिया आदि का विवरण मिलता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि जैमिनी को माना जाता है। यह दर्शन दोस्तों वेदों के कर्मकांड और यज्ञ विधानों की व्याख्या करता है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा 25, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हो। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बादरायण, बी ऑप्शन करेक्ट। सवाल नेक्स्ट, ऋग्वेद के कौन से मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित हैं? चलिए बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद के कौन से मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है दोस्तों आपका कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इसमें जो है सोम रस की स्तुति और उसका महत्व वर्णित किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और आपका दिया है परशुनी नदी के तट पर। बताएं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है यानी दशराग युद्ध जिसे कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया? आप सभी को पता होगा, परशुनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। दशराग युद्ध जो है ऋग्वेद में वर्णित एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो कि परशुनी यानी वर्तमान में रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, परशुनी नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? रावी। अगला सवाल देखिएगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? बताइए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है कितनी थी? यहाँ पर आप लोग बता सकते हो राइट आंसर क्या है। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि राजा को जो है भू राजस्व के रूप में किसान की उपज का 1/6 भाग लेना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है ये आपके सामने, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से? बताइए आपका सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा हुआ है? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ काल है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से वर्णित हुई है? बताइए। चलिए बताएं आप लोग राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, प्रयास कर सकते हो। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से वर्णित हुई है? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? सवाल नंबर यहाँ पर 30 का आंसर कर सकते हो। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्र के
काल में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अछूत या अस्पृश्यता की अवधारणा जो है धर्मशास्त्रों जैसे आपका मनुस्मृति हो गया, मनुस्मृति में जो है स्पष्ट रूप से मिलती है। वैदिक युग में दोस्तों यह अवधारणा उतनी स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता, बताएं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए बताएं। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये दोस्तों आपका ऋग्वेद में मिलता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में। ठीक है, अगला सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसके द्वारा? न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था चारवाक के द्वारा, गौतम के द्वारा, कपिल और आपका दिया है जैमिनी। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसके द्वारा किया गया था? तो वो है दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, प्राचीन भारत में जो है निष्क से जाने जाते थे, निष्क के रूप में जो है किसे जाना जाता था? यहाँ पर भी आप लोग आंसर कर सकते हो। स्वर्ण आभूषण को, गायों को, तांबे के सिक्के को और दिया आपका चांदी के सिक्के को किसे जो है निष्क से जाना जाता था, यानी निष्क के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण को जो है निष्क नाम से भी जाना जाता था। आपका ए ऑप्शन जो दिया है दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम और आपका दिया है जैमिनी, शंकराचार्य। बता सकते हो आपका सटीक आंसर क्या है? 35 का योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है? सभी को पता होगा पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, उपनिषद पुस्तकें जो है किस पर लिखी गई हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर और आपका दिया है दर्शन पर। सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। उपनिषद पुस्तकें जो है किस पर लिखी गई हैं? आप सभी जानते होंगे दोस्तों दर्शन पर जो है उपनिषद पुस्तकें लिखी गई हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद जो है भारतीय दार्शनिक विचारों का भंडार है। ये दोस्तों आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे विषयों पर गूढ़ चर्चा करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा भाई, एक बार सभी लोग लाइक की संख्या बढ़ा दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्जाम यानी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण होगा। सवाल नंबर 37 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है, शतद्री है और आपका दिया है सरस्वती, उसके बाद दिया है आपका गंगा। बताएं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है किसको माना जाता है? तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी नदी? सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक। अगला सवाल, उपनिषद काल में जो है राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? काशी के, कैकेय के, पंचाल के, विदेह के। बताएं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है कहाँ के शासक थे? बताएं। चलिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कैकेय देश के। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर कर सकते हो। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो है दोस्तों आपका कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान जो है कहाँ परिचित होना चाहिए? वैदिक नदी जो कुंभा था यानी एक वैदिक नदी थी, इसका स्थान जो है कहाँ पर था? अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो दोस्तों आप कहोगे सर अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, वैदिक साहित्य में दोस्तों कुंभा नदी का उल्लेख जो है अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित काबुल नदी के लिए किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देखें, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और आपका दिया है उत्तर मीमांसा। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, सांख्य दर्शन। ठीक है, ध्यान रखें बी ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्रयोग के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं?
चलिए, कहाँ की खुदाई से जो है लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो आप लोग बता सकते हो, तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। सवाल नंबर 42 है, आप सभी को पता है, अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो है अतरंजी खेड़ा स्थल से जो है लोहे के सबसे प्राचीन उपयोग के प्रमाण मिले हैं, जो लौह युग की शुरुआत को दर्शाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि लौह जो है सबसे पहले कहाँ पर प्राप्त हुआ था, यह साक्ष्य। आप कहोगे सर अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा कहाँ पर स्थित था? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से जो है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अगला सवाल, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से, बताएं। चलिए, कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? आप कहोगे सर मीमांसा से। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन दोस्तों मुख्यतः यज्ञों और कर्मकांडों पर आधारित है। यह कर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि मानता है, यानी सबसे ऊपर मानता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और आपका दिया है धर्म। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? आप सभी को पता होगा, चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता दोस्तों आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके लेखक जो है महर्षि चरक हैं। इसमें जो है शरीर, रोग और औषधियों का वर्णन किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल ये रहा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है किस वेद से चलता है, बताएं। चलिए भाई, सही आंसर क्या है? आंसर कर सकते हो इस सवाल का, बताइएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों वेदों के अंग हैं, जिनमें जो है यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियों का विस्तार वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। सवाल नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा जो है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, बताएं। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा जो है एक मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैदिक काल की सभा जो है दोस्तों एक सलाहकार परिषद होती थी, जिसमें वरिष्ठ लोग राजा को मार्गदर्शन देते थे। सवाल नेक्स्ट, वैदिक युग में जो है प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युग में जो है प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंशानुगत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैदिक युग में दोस्तों राजतंत्र था, आप सभी को पता होना चाहिए, जो वंश पर आधारित होता था और राजा का पद जो है पैतृक होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी राजा का जो पद होता था दोस्तों वंशानुगत होता था। ठीक है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर यहाँ पर 50 है, सबसे प्राचीन वेद जो है आपका कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका ऋग्वेद। सवाल नंबर 50 है और ये लास्ट इस क्लास का सवाल था। आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। अब ये आपका दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे और उन टॉपिक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कवर किया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग धैर्य के साथ इस क्लास को ज़रूर करिएगा, करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इस क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।